और आज थोड़ा इंटरप्शन रहा ऑडियो और वीडियो का, तो उसकी वजह से क्लास मॉर्निंग की हो नहीं पाई है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। ये क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है और इस क्लास में पिछले का जो क्लास हुई है उसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए गए हैं विथ रैशनल। सुबह की क्लास में जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था वो था साइकेट्रिक थेरेपी से। साइकेट्रिक थेरेपी से एक क्वेश्चन था जो एक क्लाइंट है और एक थेरेपिस्ट है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि काउंटर ट्रांसफरेंस का मतलब क्या होता है। काउंटर ट्रांसफरेंस का मतलब क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको इसमें ये समझना है कि 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको मॉर्निंग में बता रहा था काउंटर ट्रांसफरेंस का मतलब ये होता है। पहला ऑप्शन तो आपको ये कह रहा है कि किसी भी, जैसे मान लो पहले ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं 2 पर्सन है, एक थेरेपिस्ट है और एक पेशेंट है। तो थेरेपिस्ट जो है वो डेवलप करता है खुद के अंदर ऐसी फीलिंग्स जो किसके लिए होंगी, पेशेंट के लिए होंगी। ठीक है, यानी मैं हूँ थेरेपिस्ट, मेरे सामने है पेशेंट। अब मेरे अंदर जो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, जो मुझे उस पेशेंट से पूछना है, वो फीलिंग्स मेरे अंदर डेवलप हो रही हैं पेशेंट के लिए, वो क्या कहलाता है? वो तो कहलाता है काउंटर ट्रांसफरेंस। ठीक है, यानी एक थेरेपिस्ट के अंदर फीलिंग्स का डेवलप होना किसके लिए, पेशेंट के लिए, वो कहलाता है काउंटर ट्रांसफरेंस। सेकंड है जो ऑप्शन है वो जस्ट इसके अपोजिट है। सेकंड वाला कह रहा है कि फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं किसके अंदर, पेशेंट के अंदर, किसके लिए, थेरेपिस्ट के लिए। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांसफरेंस। ये भी एक क्वेश्चन है। तो काउंटर ट्रांसफरेंस का मतलब तो ये हो गया कि थेरेपिस्ट जो है उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं किसके लिए, पेशेंट के लिए। जबकि ट्रांसफरेंस में क्या होता है, फीलिंग्स किस में डेवलप होती हैं, पेशेंट में डेवलप होती हैं, किसके लिए, थेरेपिस्ट के लिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो इन फीलिंग्स के रूप में जो आंसर आने वाला है या फीडबैक आने वाला है वो आएगा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स आएगा। और दोनों ही रेस्पॉन्स कैसे होने चाहिए, या फिर जो भी कॉन्शियस आ रहा हो चाहे जैसा भी अनकॉन्शियस आ रहा हो, वो दोनों जो रिलेट करेंगे वो रिलेट किससे करेंगे, कॉग्निटिव होने चाहिए। वो एक तो थिंकिंगफुल होने चाहिए, कॉग्निटिव का मतलब, अफेक्टिव का मतलब इमोशनली होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है हेटेरोसेक्सुअल क्रॉस ड्रेसिंग टू प्रमोट सेक्सुअल एक्साइटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझने के लिए आपको पहले वर्ड समझना होगा हेटेरोसेक्सुअल क्या होता है। तो हेटेरोसेक्सुअल होता है और एक वर्ड होता है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल का मतलब हो गया सेम सेक्स के 2 पर्सन हो गए, और हेटेरोसेक्सुअल का मतलब हो गया अपोजिट सेक्स के 2 पर्सन है। अब यहाँ सवाल ऑप्शन ये है कि हेटेरोसेक्सुअल जो पर्सन होते हैं वो प्रमोट करने के लिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। यानी अब इसको समझने के लिए आपको समझना है कि जैसे मान लो एक मेल कैंडिडेट है, वो क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब हो गया अपने अपोजिट सेक्स यानी फीमेल की ड्रेस को क्या करता है, पहनता है। किस लिए पहनता है? अपनी सेक्सुअल एक्साइटमेंट को प्रमोट करने के लिए। इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, जैसे मान के चलो कि कोई फीमेल कैंडिडेट है, वो मेल के कपड़े पहनकर खुद की सेक्सुअल एक्साइटमेंट को क्या करती है, प्रमोट करती है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को कहा जाता है ट्रांसवेस्टिज्म। ठीक है, यानी आपके हर ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है लेकिन अलग अलग छुपा हुआ है। पहले ऑप्शन का मतलब होता है काउंटर ट्रांसफरेंस, सेकंड ऑप्शन का मतलब होता है ट्रांसफेरेंस, थर्ड ऑप्शन का मतलब होता है ट्रांसवेस्टिज्म। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। लास्ट ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि प्री ऑक्यूपेशन ऑफ फियरिंग हैविंग ए सीरियस इलनेस। इसका मतलब ये हो गया कि कोई कैंडिडेट है जिसने प्री ऑक्यूपाइड कर लिया है, यानी उसने अपने अंदर एक चीज़ को बिठा लिया है। क्या बिठा लिया है वो? कि मुझे सीरियस इलनेस है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। उसका ये उसको क्या है, डर है। ऐसा डर उसने बिठा लिया है कि मुझे बहुत भयंकर वाली बीमारी हो गई है, ऐसा उसने डर बिठा लिया। अब इस चीज़ को क्या कहेंगे?
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन, इसका आंसर होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस किसको कहते हैं? जो लास्ट ऑप्शन है आपका। समझ में आ रहा है सभी को? तो एक बार थंब कर दीजिए। लास्ट ऑप्शन जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई पर्सन है जिसको सीरियस इलनेस जैसा डर हो गया है अपने अंदर और उसने उस डर को बिठा लिया है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब बात करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस से एक क्वेश्चन ये आता है कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिस कैंडिडेट को हो जाता है, अब हाइपोकॉन्ड्रियासिस आपको याद रखना है ये एक प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम ज़रूर है लेकिन साइकोसिस नहीं है। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों में डिफरेंस होता है। वो किस चीज़ का होता है? इनसाइट का होता है। जिन कैंडिडेट्स में इनसाइट प्रेजेंट होती है वो लोग नॉर्मल होते हैं, यानी उनको अगर प्रॉब्लम होगी तो न्यूरोसिस की होगी। अगर जिनमें इनसाइट नहीं होती है वो कैंडिडेट किस कैटेगरी में आते हैं? साइकोसिस में आते हैं। बात करें हाइपोकॉन्ड्रियासिस की, तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक प्रकार का न्यूरोसिस प्रॉब्लम है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में यूज होने वाली जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इस पे क्वेश्चन आता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज होती है वो कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है इसमें यूज होती है डिनाइल। और डिफेंस मैकेनिज्म उसको कहते हैं जिसमें कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति अगर अपने ऊपर आने वाले खतरे से खुद की सुरक्षा किसी भी अगर थिंकिंग से करता है या कोई भी मॉडिफाई करता है अपनी थिंकिंग को, जिससे उसका वो जो डर है, वो एंजाइटी है, वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो वो जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो क्या कहलाती है? डिफेंस मैकेनिज्म है। अब डिफेंस मैकेनिज्म में डिनाइल क्या है? एक टाइप है। और डिनाइल का मतलब क्या होता है? डिनाइल में ऐसा होता है कि डिनाइल वो पर्सन डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं जो अपने मतलब किसी भी सच्चाई को वो स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। डिनाइल जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो सच्चाई होती है उसको मतलब क्या नहीं करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई मेरे साथ प्रेजेंट में ये हो रहा है या मुझे ये हो गया है, उस चीज़ को वो नहीं करेंगे। इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डिनाइल याद करने का। डिनाइल याद करने के लिए सीधा सा एग्जांपल है, जैसे मान के चलो कि कोई पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो गया है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में उसका HIV टेस्ट हो रहा है। थोड़े देर बाद में अगर उस पेशेंट का HIV पॉजिटिव आ जाता है और आप उस पेशेंट के पास जाकर कहेंगे कि आप HIV पॉजिटिव है, तो वो कैंडिडेट उस समय जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा वो है डिनाइल, यानी वो उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कुछ समय बाद फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, ठीक है। तो लेकिन स्टार्टिंग में उसने जो डिफेंस यूज किया है खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए, वो कौन सी होगी? डिनाइल यूज होगी। तो आपको ये याद रखना है डिनाइल वाले कैंडिडेट्स कभी भी खुद की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस समय। इसके बाद बात करें कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस से एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें कौन सा फिनोमिना यूज होता है? फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना हाइपोकॉन्ड्रियासिस में यूज होता है? तो आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर शॉपिंग, डॉक्टर शॉपिंग इसका फिनोमिना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा भी जा सकता है
कि डॉक्टर शॉपिंग जो है दिस टाइप ऑफ फिनोमिना आर यूज इन, तो आपको याद रखना है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो इशू है उसमें डॉक्टर शॉपिंग जो है वो फिनोमिना यूज होता है। और डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी यूज होती है? डिनाइल यूज होती है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, काउंटर ट्रांसपेरेंस कहते हैं उस चीज़, काउंटर ट्रांसपेरेंस वो थेरेपी का वो पार्ट होता है जिसमें थेरेपिस्ट जो है वो खुद के अंदर फीलिंग डेवलप करता है, किसके लिए? पेशेंट के लिए। इसके अपोजिट में है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें पेशेंट खुद अपने अंदर फीलिंग डेवलप करता है, किसके लिए? थेरेपिस्ट के लिए। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको एक क्वेश्चन देके जाता है, इसमें अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनने से अपोजिट सेक्स का अपने को क्या करना होता है? एक्साइटमेंट करना होता है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए या प्रमोट करने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने सेक्स से अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनकर, ठीक है, कपड़े पहनकर या फिर हो सकता है कि अपोजिट सेक्स की किसी भी चीज़ को अगर यूज कर रहा है सिर्फ सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसवेस्टिज्म कहलाता है। इस क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं, पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें अपोजिट सेक्स का जो मतलब वस्तु है उसका यूज किया जाएगा सेक्सुअल एक्साइटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी भी बीमारी का डर बैठ गया है कि भाई मुझे ये सीरियस इलनेस हो गई। एक चीज़ और बता देता हूँ, हाइपोकॉन्ड्रियासिस का अगर मतलब पैथोफिजियोलॉजी करते हैं, अगर मान लो पेशेंट आके कहता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और अगर आप उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी उसका बिल्कुल क्या होगा? नॉर्मल होगा। बस लेकिन कैंडिडेट को क्या है? डर है, तो वो डर ही क्या कहलाता है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस की कैटेगरी में जाता है, लेकिन उसको कोई भी बीमारी उस समय नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो वो जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा वो होगा डिनाइल। डॉक्टर उसको कहेगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये वाला बंदा क्या कहेगा? नहीं, मुझे तो बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या है? उसका डर है, ये बैठ गया है उसके अंदर। इसी को हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। और इसी फिनोमिना को यहाँ पे यूज किया गया है डॉक्टर शॉपिंग। क्यों? डॉक्टर शॉपिंग का मतलब ये हो गया, इस टाइप का जो पेशेंट होता है वो एक डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, डॉक्टर मना कर देगा कि भाई आपको कोई इशू नहीं है, फिर उस डॉक्टर पे वो यकीन नहीं करेगा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, ऐसे चैनल डॉक्टर्स के पास जाता ही रहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? डॉक्टर शॉपिंग। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे फिनिश। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो चैट मैसेज में अपना मैसेज डाल सकता है, ताकि उसका इशू अभी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा कि उसको क्या समझ में आ नहीं रहा हो, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग cardiovascular effect, which of following cardiovascular effect can be most problematic, secondary to most problematic secondary to tricyclic antidepressant uses। क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा, लेकिन समझदार, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये बोला गया है, कोई व्यक्ति है जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहा है,
और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज करने के साथ साथ उसको या उसकी बॉडी पे कार्डियोवास्कुलर इफ़ेक्ट कौन से ऐसे होंगे जो प्रॉब्लमेटिक होंगे, समझ गए। यानी कोई व्यक्ति है जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है वो यूज कर रहा है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का कार्डियोवास्कुलर पे क्या इफ़ेक्ट होता है जो प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं होगा, कैसा होगा, प्रॉब्लमेटिक। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो इसका वर्ड है टीसीए। टीसीए एक प्रकार का एंटी डिप्रेसेंट क्लास होता है, एंटी डिप्रेसेंट क्लास होता है। टीसीए जो कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं एंटी डिप्रेसेंट क्लास, ठीक है। अब बात करें टीसीए के एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे एमीट्रिप्टिलिन है, एमीट्रिप्टिलिन, ठीक है। इसके बाद बात करें इमीप्रामाइन, इमीप्रामीन, इमीप्रामीन। यहाँ से भी अब आपको एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। इमीप्रामीन का जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो याद रखना है। ये ड्रग्स जो है रिड्यूस करती है, रिड्यूस द रिड्यूस बेड वेटिंग इशू इन चाइल्ड, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो इमीप्रामीन ड्रग होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो गीला बिस्तर कर देते हैं यानी यूरिन कर देते हैं, जिनका मतलब ब्लैडर कंट्रोल अभी तक सही नहीं हुआ है, तो उसके ट्रीटमेंट में कौन यूज किया जाता है, इमीप्रामीन, ठीक है। तो इमीप्रामीन जो ड्रग है वो किसका क्लास है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का। तो यहाँ से आपके सामने आ गए हैं 3 आंसर मैंने बता दिए हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है, सॉरी ट्राईसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट हुए क्लास ड्रग है उसके एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, एमीट्रिप्टिलिन है, इमीप्रामाइन है। और इमीप्रामाइन का क्या यूज होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बेड वेटिंग को मतलब जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है उसको वो रिड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद अब इस क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है उसका अगर एडल्ट यूज करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट पे उसका कौन सा इफ़ेक्ट प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो है डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद में है सेकंड टॉक्सिक कार्डियोमायोपैथी, टॉक्सिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है स्लोविंग ऑफ कार्डियक कंडक्शन, स्लोविंग ऑफ कार्डियक कंडक्शन। और लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक इस्चीमिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक इस्चीमिया। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शन हैं। आवाज़ सबको आ रही है, वीडियो में कोई ब्लरिंग वगैरह कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। सब कुछ ठीक है? दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अभी सही है?
थोड़ी देर में हो जाएगा, वो नेट का थोड़ा इशू है, बाकी यहाँ से बिल्कुल एकदम क्लियर शूट हो रहा है, क्लियर वॉइस है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, सिंपल सा देखो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक पेशेंट है जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को यूज कर रहा है, ठीक है। ना ही क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि 5 साल से यूज कर रहा है, 10 साल से, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सा है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वो पेशेंट आपका कंटिन्यूस यूज कर रहा है। आपको सिर्फ इतना पूछा है उसने कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है उसका हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट होगा जो कि प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। तो ऑप्शन है 4, वो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, टॉक्सिक कार्डियोमायोपैथी कोज करेगा, स्लोविंग कर देगा कार्डियक कंडक्शन को, जो कार्डियक का कंडक्शन होता है उसको स्लो कर देता है, या फिर इंक्रीज कर देता है रिस्क किसकी, कार्डियक इस्चीमिया की। इतना सा आपसे क्वेश्चन है। कोई ऐसा पर्सन है जो इसका आंसर दे सकता है तो तुरंत जवाब दीजिए, नहीं तो आगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी दीजिए आंसर, इतना समय नहीं है। इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको इसका पूरा सिस्टम पता होगा कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो ड्रग क्या करती है बॉडी में जाके, तब जाके आप कार्डियक का इफ़ेक्ट बता सकते हैं। चलो आंसर तो आया नहीं किसी का भी। चलो कोई बात नहीं। देखो ट्राईसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट है वो जो इफ़ेक्ट डालती है वो क्या डालती है हार्ट पे, पहली चीज़ तो ये आपको समझनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ट्राईसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है TCA, ये क्या करती है, ये इंक्रीज कर देती है एपिनेफ्रिन लेवल, और एपिनेफ्रिन जो लेवल है वो अफेक्ट करता है किसको, हार्ट को। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, पहला पॉइंट बता रहा हूँ, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो एपिनेफ्रिन जो बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके लेवल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर एपिनेफ्रिन अगर बढ़ता है तो उसका असर किस पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है। अब हार्ट पे पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हार्ट क्या करेगा, एक तो कर देगा इंक्रीज BP ब्लड प्रेशर, एंड सेकंड कर देगा प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। दो चीज़ें, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल आपको दिखेगा कहाँ पे, ECG में, और ब्लड प्रेशर आपको दिख जाएगा स्पाइग्नोमैनोमीटर से जब आप उसका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके अलावा उसमें क्या और कोज हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या कोज हो सकता है, अब जैसे इंक्रीज BP हो गया तो जाहिर सी बात है इसको पोस्टूरल हाइपोटेंशन भी होगा, ये भी आपको याद रखना है। दोनों अलग अलग वर्ड हैं, हाइपरटेंशन अलग चीज़ है,
और पोस्टूरल हाइपोटेंशन अलग चीज़ है। पोस्टूरल हाइपोटेंशन किसको कहते हैं ये भी मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई व्यक्ति इफ़ ए क्लाइंट या इफ़ ए कैंडिडेट इफ़ ए कैंडिडेट कन्वर्ट या फिर चेंज लाइन पोजीशन टू स्टैंडिंग पोजीशन, दिस टाइम यहाँ लिख रहा हूँ इससे आगे, दिस टाइम द क्लाइंट ब्लड प्रेशर जिसमें भी सिस्टोलिक बीपी 20 mmHg एंड डायस्टोलिक 10 mmHg क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और डिक्रीज़ होने की वजह से उस क्लाइंट को फॉलिंग इशू हो सकता है, ये आपको याद रखना है, गिर सकता है वो व्यक्ति। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, पोस्टूरल हाइपोटेंशन कहते हैं, पोस्टूरल हाइपोटेंशन। इसका दूसरा नाम भी है, जिस नाम से भी ये क्वेश्चन बनता है इसे बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। यहाँ लिख रहा हूँ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किस में होंगी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद क्लाइंट का एपिनेफ्रिन लेवल बढ़ जाता है, और एपिनेफ्रिन लेवल बढ़ेगा तो एपिनेफ्रिन का इफेक्ट भी किस पे पड़ेगा, हार्ट पे पड़ने के बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी उसको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। फिर उसके अलावा पोस्टूरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्रोलॉन्ग हो जाएगा उसका क्यूटी। प्रोलॉन्ग क्यूटी होने के बाद प्रोलॉन्ग क्यूटी होने के बाद उसमें आपको और क्या देखने को मिल सकता है, टेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। आप खुद ही बता देंगे पूरा सॉल्व होने के बाद कि क्या ऑप्शन राइट रहेगा। और क्या देखने को मिल सकता है, टेकीकार्डिया। तो ये सारे इश्यूज आपको कब देखने को मिलेंगे, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज करने के बाद। और इसका रीज़न क्या है, एपिनेफ्रिन लेवल का बढ़ जाना। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अलावा अब आपको जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिलेगी वो है फैटल अरिथमिया। फैटल अरिथमिया, ठीक है, फैटल अरिथमिया ब्लॉकेज ऑफ कार्डियक सोडियम चैनल। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ट्राईसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट है वो अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो फैटल अरिथमिया, और वो कौन सा फैटल अरिथमिया होगा, ब्लॉकेज ऑफ कार्डियक सोडियम चैनल। ठीक है, फैटल अरिथमिया जो है वो किस चीज़ से जुड़ा होगा, कार्डियक जो है हार्ट का जो सोडियम चैनल होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। किसकी वजह से, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के यूज की वजह से। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के यूज की वजह से ब्लॉक हो जाता है कौन, कार्डियक सोडियम चैनल। ठीक है, तो सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो आपको याद रखना है अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि सोडियम चैनल जो ब्लॉक हो गया है इसको क्या किया जाए, ठीक किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए इसका। ठीक है, तो सोडियम ब्लॉक चैनल को
ट्रीट करने के लिए जो चीज़ अपन यूज करते हैं उससे आपका जो कार्डियोवास्कुलर जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब बात ये हो रही है कि अब इफ़ेक्ट ही आपको इनमें ये फैटल एरिथमिया ही आपको इनमें से पूछा है कि वो कौन सा फैटल एरिथमिया होगा जो टीसीए के यूज करने से क्लाइंट में देखने को मिलता है। तो इसमें आपको देखो क्या क्या देखने को मिलेंगे। एक चीज़ तो मिलेगी प्रोलोंगेशन ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। फैटल एरिथमिया में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो प्रोलोंगेशन ऑफ कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्टिव पीरियड देखने को मिलेगा। जो कंडक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, कैसा होगा, रिफ्रैक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। और एवी कंडीशन कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, आंशिक जिसको बोलते हैं। एवी का आर्टरियोवास्कुलर जो कंडक्शन है वो कैसा हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। तो फैटल एरिथमिया जो टीसीए की वजह से कोज हो रहा है उसमें आपको ये तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्रोलोंगेशन ऑफ कार्डियक एक्शन, पोटेंशियल रिफ्रैक्टिव पीरियड और एवी कंडक्शन भी कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एवी कंडक्शन ही पोटेंशियल हो गया, तो जाहिर सी बात है एवी कंडक्शन अगर पोटेंशियल हो गया है तो कार्डियक का कंडक्शन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो आंसर आपका क्या जा रहा है, स्लोविंग ऑफ कार्डियक कंडक्शन। तो टीसीए जो है वो एपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो कार्डियक सोडियम चैनल होता है वो क्या करता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरियोवास्कुलर कंडक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और कार्डियक एक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, पोटेंशियली हो जाते हैं, ठीक है, पोटेंशियल हो जाते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है कार्डियक का सोडियम चैनल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है, तो हम क्या देंगे ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट देंगे हम NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, कितना, 50 ml। सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज भी याद रखना है 8.5% जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो 50 ml क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और यही डोज अपन कब रिपीट करेंगे, एवरी 15 मिनट। अगर कोई क्लाइंट इस तरह का आपके पास आता है तो उसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, 50 ml देंगे, 8.5% उसका कंसंट्रेशन होगा और रिपीट करनी है इसी डोज को एवरी 15 मिनट्स में। कब तक करनी है ये भी क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, इफ़ अनटिल ECG आर नॉर्मल, इफ़ अनटिल ECG आर नॉर्मल, या फिर और क्या हो सकता है, आर्टीरियल जो पीएच है वो 7.5 ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल आ जाए, मतलब आर्टीरियल पीएच जो है वो 7.5 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 7.5। ना ही ये कार्डियक
कॉन्ट्रैक्ट मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, ना ही कार्डियोमायोपैथी करेगा। कार्डियोमायोपैथी का मतलब हो गया हार्ट की मसल्स में पैथी हो जाना, किसकी वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। और ना ही ये कार्डियक इस्चीमिया करेगा। ये कार्डियक इस्चीमिया का मतलब हो गया जो कार्डियक की मसल्स हैं, ठीक है, कार्डियक की जो मसल्स है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम जो है, तो मायोकार्डियम इंपॉर्टेंट होती है, बीच की लेयर है, तो मायोकार्डियम में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उसके सेल्स और टिश्यू क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इस्चीमिया कहते हैं। तो ना ही यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ गेम ही कुछ उल्टा है। गेम है कि टीसीए जो है वो टीसीए अगर रेगुलर यूज करते हैं तो एपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाता है। एपिनेफ्रिन लेवल जो है वो क्या काम आता है, एपिनेफ्रिन लेवल हमेशा याद रखना है आपको, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन हार्ट पे उसका इफेक्ट इस तरह से होता है कि वो हार्ट के सोडियम चैनल को ही क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कार्डियक जो एक्शन है वो पोटेंशियली क्या हो जाते हैं, प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और आर्टियोवास्कुलर जो कंडक्शन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक कंडक्शन हमेशा स्लो देखने को मिलता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसके बाद बता रहा हूँ, अगर मान के चलो कि किसी को हार्ट का इशू है, किसी को हार्ट का इशू है और वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो उस कैंडिडेट के लिए आप कौन सी एंटी डिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कार्डियक का पेशेंट है तो उसको अगर आपने टीसीए दिया तो उसको स्लो कंडक्शन की प्रॉब्लम रहेगी। तो इससे प्रिवेंशन के लिए अगर कोई कैंडिडेट जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है और उसको कार्डियक का इशू है, तो आप उसको कौन सी क्लास का ड्रग दे सकते हैं। तो याद रखना है आपको, बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग वो होती है SSRI। ये भी क्लास होती है किसकी, एंटी डिप्रेसेंट की। SSRI का पूरा नाम याद रखना है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। जब साइकेट्रिक में पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में पूरा समझाऊंगा। SSRI क्या होती है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। और इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन जो रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आपके काम आती है, तो याद रखना है इसमें इम्पोर्टेंट रोल है सर्टालिन, इसके बाद आता है फ्लुक्सटिन, सर्टालिन और फ्लुक्सटिन। इसके अलावा आप नाम ले सकते हो फ्लुक्सटिन, वैसे तो दो इम्पोर्टेंट है लेकिन पेरिऑक्सिटिन भी आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन दोनों से पूछे गए हैं कंपटीशन में, सर्टालिन और फ्लुक्सटिन से, ठीक है। तो ये एक प्रकार की सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्लास की ड्रग हैं, जो कार्डियक पेशेंट अगर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहा है तो आप उसकी जगह SSRI का यूज कर सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो कोई कैंडिडेट अगर कार्डियक पेशेंट है या कार्डियक इशू से रिलेटेड है उसको टीसीए नहीं देते हैं, और अगर टीसीए ले रहा है तो वो स्लोविंग कार्डियक कंडक्शन की प्रॉब्लम को लेके ज़रूर आएगा। तो उसका ट्रीटमेंट सोडियम बाइकार्बोनेट 8.5% 50 ml एवरी 15 मिनट्स में उस डोज को रिपीट करना है। कब तक करना है, जब तक आर्टीरियल पीएच 7.5 से ग्रेटर नहीं हो जाए या फिर उसका ईसीजी क्या नहीं हो जाए, नॉर्मल नहीं हो जाए। तो इस प्रकार का ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरकैलेमिया इफेक्ट्स आर सीन इन ECG चेंजेस। क्वेश्चन है आपका ये, अगर मान के चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइपरकैलेमिया जो है उसका इफ़ेक्ट्स ECG में क्या देखने को मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। पहला पॉइंट इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हाइपरकैलेमिया क्या है। तो हाइपरकैलेमिया क्या है, तो कैलेमिया जो वर्ड है
वो आया है पोटेशियम से। ठीक है, पोटेशियम एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। पोटाशियम का जो लेवल होता है वो सीरम में होता है 3.5 से 5.1 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इसकी क्या है, नॉर्मल रेंज है। ठीक है, अब बात पूछ रहा है आपसे हाइपरकैलेमिया की, तो यानी अगर 3.5 से ये लेवल कम हो जाता है तो ये कहलाएगा हाइपोकैलेमिया। अगर बिलो 3.5 हो जाए MEQ पर लीटर। ठीक है, और अगर हाइपरकैलेमिया होगा तो हाइपरकैलेमिया में जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 5.1 से ग्रेटर। 5.1 जो MEQ पर लीटर जो इसकी लास्ट रेंज है, इससे ज़्यादा अगर पोटेशियम सीरम में है उसको कहेंगे अपन हाइपरकैलेमिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हाइपरकैलेमिया के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अब बात ये बोल रहा है कि मान के चलो कोई पेशेंट है जिसका पोटाशियम सीरम लेवल या सीरम पोटाशियम लेवल 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया है, तो आपको ECG में क्या देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो है इन्वर्टेड टी वेव, इन्वर्टेड टी वेव। ठीक है, सेकंड है टाल टी वेव। थर्ड ऑप्शन है प्रोलॉन्ग QT, अभी पढ़ा है आपने प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन है वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। हाइपरकैलेमिया में इन 4 जो इफ़ेक्ट आपको बताए हैं ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि हाइपरकैलेमिया किसको कहते हैं, ब्लड जो सीरम है उसमें जो नॉर्मल रेंज होती है पोटेशियम की वो होती है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उससे अगर ज़्यादा हो गया तो वो हो गया हाइपरकैलेमिया। तो ECG में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगी, टाल टी वेव देखने को मिलेगी, या फिर प्रोलॉन्ग QT देखने को मिलेगा, या फिर आपको वाइड QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ये आपको मुझे बताना है। तो देखो इसका सीधा सा आंसर है हाइपरकैलेमिया। तो सीधा सा आंसर है, अपन करते हैं आंसरों को फिल्टर। तो आंसर को फिल्टर करके देखें तो इन्वर्टेड टी वेव जो है ये आपको देखने को मिलेगी MI में, मायोकार्डियल इस्चीमिया, मायोकार्डियल इस्चीमिया। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। MI के केस में ECG में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना है इन्वर्टेड टी वेव। इसके अलावा ये किस में देखने को मिल सकती है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब हो गया साइज में बढ़ जाना, किसी भी सेल्स का या टिश्यू का क्या हो जाना, साइज में बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इसके अलावा वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मायोकार्डियल इस्चीमिया में दिखेगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में दिखेगा, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलाई जो है वो कहाँ जाके चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, एम्बोलाई। ठीक है, ब्लड का क्लॉट। एम्बोलाई जो है वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी रीजन यानी लंग्स में चला जाएगा, और वहाँ पे क्या हो जाता है, सिचुएटेड हो जाता है। उसकी वजह से उस कैंडिडेट को पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी रिलेटेड बहुत से इशू होता है। तो ये 3 कंडीशन में आपको कौन देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड टी वेव। और आपको याद रखना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जब ECG करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्ट्रेन पैटर्न। स्ट्रेन पैटर्न जो है वो कौन सी प्रॉब्लम में दिखाई देता है ECG में, तो याद रखना है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने पूछा गया है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगा।
और इस ईसीजी में आपको स्ट्रेन पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रेन पैटर्न किस में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है इन्वर्टेड टी वेव। इसके बाद बात करें बात आती है टाल टी वेव की। टाल टी वेव की बात करें, सेकंड ऑप्शन जो है, यानी पहला ऑप्शन तो आपका हाइपरकैलिमिया से रिलेटेड है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन बात करें टाल टी वेव, तो इसमें आपको याद रखना है टाल, पीक, नैरो, तीन ऑप्शन है। टाल या तो टाल हो या फिर पीक हो या फिर आपकी नैरो हो। कौन? टी वेव। ठीक है, वो क्या है? अर्ली साइन है किसका? अर्ली साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया, इंक्रीज पोटेशियम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। हाइपरकैलेमिया का अर्लीस्ट साइन आपको क्या देखने को मिला ईसीजी में? टी वेव जो है वो टाल हो जाएगी, पीक हो जाएगी और नैरो हो जाएगी, सकड़ी हो जाएगी। वो क्या होते हैं? अर्ली साइन होते हैं किसके? हाइपरकैलेमिया के। जो किस कौन इंडिकेट करा है? टाल टी वेव। ठीक है, लेकिन अर्ली साइन बोला है मैंने, मतलब हाइपरकैलेमिया होने वाला है उससे पहले आपको ईसीजी में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे टी वेव में। ठीक है, इसके बाद आप बात करें कि टाल टी वेव में और क्या देखने को मिल सकता है, तो आपको याद रखना है एसटी सेगमेंट जो है, एसटी सेगमेंट इलिवेशन, ये अर्ली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या मायोकार्डियल इस्चीमिया। ठीक है, मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा तभी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। अगर वहाँ ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई अगर मायोकार्डियम में काफ़ी समय से अगर इंटरप्ट है और वहाँ पहुँच नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है मायोकार्डियल के टिश्यू क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से एमआई होता है। ठीक है, तो एमआई का जो मैंने आपको बताया इन्वर्टेड टी वेव है और एसटी सेगमेंट इलिवेशन होना है, यानी एमआई के आपके पास दो साइन आ गए हैं। एसटी सेगमेंट का इलिवेशन होना भी क्या कहलाता है? वो सॉरी क्या है? अर्ली साइन है किसका? एमआई का। तो देखो इन्वर्टेड टी वेव जो है, जब ईसीजी मैं आपको पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा कि पी क्यू आर एस टी, जैसे ये हो गई पी क्यू आर एस टी। इस तरह से ईसीजी की वेव होती है। स्टार्टिंग वाली होती है पी वेव होती है, यहाँ से क्यू होता है, ये आर होता है, ये एस हो जाता है यहाँ से ये टी होता है, और इस तरह से ईसीजी का पैनल चलता है। आगे चलेंगे तो फिर वापस ये यूँ हो जाएगा, इस तरह से ईसीजी आपका चलता है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो देखो क्यूटी इंटरवल क्या होता है? यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो इंटरवल है। ठीक है, टाल टी वेव की बात करें तो अगर ये टी वेव किस तरह से हो जाए? यूँ हो जाए, ये टाल टी वेव हो गई। इन्वर्टेड टी वेव हो गई तो यानी जो टी वेव है वो इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड का मतलब हो गया कि क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो जो आपका पहला ऑप्शन है इन्वर्टेड टी वेव, वो रिलेटेड करता है मायोकार्डियल इस्चीमिया से, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी से, यानी वेंट्रिकल्स की साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, उसमें देखने को मिलेगा। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें स्ट्रेन पैटर्न देखने को मिलता है ईसीजी में। सेकंड बात है टाल टी वेव की, तो टाल हो टी वेव या पीक हो या नैरो हो, वो इंडिकेट करता है हाइपरकैलेमिया के अर्ली साइन को, और एसटी सेगमेंट अगर एलिवेट हो रहा है वो इंडिकेट करता है अर्ली साइन ऑफ एमआई को। अब बात करते हैं अपन प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल की, यानी क्यूटी इंटरवल क्या हो गया है? बढ़ गया है, प्रोलॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो पहले ही बात करते हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें
तो नॉर्मल रेंज इसका 0.04 से लेके 0.44 सेकंड होता है। पहली चीज़ तो ये प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, यानी क्यूटी इंटरवल का जो रेंज होता है वो होता है 0.4 से लेके 0.44 सेकंड होता है। ये क्या है, नॉर्मल रेंज है किसका, क्यूटी इंटरवल का। नॉर्मल रेंज ऑफ क्यूटी इंटरवल जो अभी मैंने आपको बताया है, क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0.4 से लेके 0.44, ठीक है। अब अगर 44 सेकंड से ज़्यादा अगर क्यूटी इंटरवल जाता है उसको कहते हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, अब पहला सवाल ये है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल आपको किस में देखने को मिलता है, तो याद रखना है इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट जो भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तीनों ही क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ठीक है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। और इसके साइन सिम्टम्स की बात करें तो उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, तो साइन सिम्टम्स की बात करें जिस कैंडिडेट को प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है उसमें आपको देखने को मिलेगा चेस्ट पाल्पिटेशन, चेस्ट पाल्पिटेशन। और पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है, फ्लटरिंग, रिदम जो है हार्ट की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फुल्टर हो जाएगी, ठीक है, फ्लूटर बोलते हैं उसको। बहुत स्पीड से क्या होगा, कार्डियक का रिदम फास्ट स्पीड से चलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिल सकती है, जाहिर सी बात है सांस लेने शॉर्टनेस हो जाएगी उसकी, ब्रीथ यानी उसकी जो सांस लेने की जो रिदम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, कार्डिक इशू है तो जाहिर सी बात है चेस्ट पेन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, लाइट हेडनेस, लाइट हेडनेस, हल्का सर दर्द देखने को मिलता है, लाइट हेडनेस। इसके अलावा फेंटिंग, ड्राउजीनेस जैसा लगेगा उस बंदे को, और कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग क्यूटी का मैंने आपको थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ दे दिया है कि प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल किसको कहते हैं। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल का नॉर्मल रेंज होता है 0.4 से लेके 0.44 सेकंड। अगर 44 सेकंड से क्यूटी इंटरवल लंबा जाता है उसे कहते हैं प्रोलॉन्ग। इसमें आपको ये क्यों देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम तीनों अगर इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो जाते हैं तो उस कैंडिडेट में आपको प्रोलॉन्ग क्यूटी देखने को ही मिलेगा। इसका साइन सिम्टम्स की बात करें तो आपको चेस्ट फ्लूटरिंग देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा लाइट हेडेडनेस देखने को मिलेगी, फेंटिंग देखने को मिलेगा और कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं किसके, प्रोलॉन्ग क्यूटी होने के, ठीक है। इसके अलावा आप इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। एल्कोसिस, अगर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस अगर है किसी कैंडिडेट में, ये भी याद रखना है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस अगर किसी में दिक्कत है तो भी उसमें प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, ठीक है। ये मैं आपको एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ाऊंगा फंडामेंटल के टॉपिक्स में, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मेटाबॉलिक एल्किलोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस क्या होता है। जनरल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, एसिडोसिस में पीएच का रोल होता है इम्पोर्टेंट। पीएच अगर 7.4 से 7.5 ये अपनी नॉर्मल पीएच की रेंज होती है। अगर जो पीएच है वो 7.4 से अगर बिलो जाती है, ठीक है, जब एबीजी एनालिसिस अपन करते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, तो उसमें पीएच अगर 7.4 से कम है इसका मतलब है वो कैंडिडेट किस में है, एसिडोसिस में है, ठीक है। और अगर सीरम जो आर्टीरियल पीएच है, मैं बात करता ही हूँ, अगर वो जैसे कल बात करी थी, एक क्वेश्चन था डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, तो उसमें आर्टीरियल पीएच कितना था, 7.4 से कम था, ठीक है, 7.4 से कम था। तो
7.4 से अगर आर्टीरियल पीएच कम है तो उसका मतलब है वो कंडीशन है एसिडोसिस, और अगर 7.5 से पीएच ज़्यादा है उसका मतलब हो गया एल्किलोसिस। अब ये होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं रेस्पिरेटरी, एक होते हैं मेटाबॉलिक, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी की। तो आपको याद मैं बता ही दिया हूँ, प्रोलॉन्ग क्यूटी होने का मेन कारण क्या है, इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम तीनों ही क्या हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं, या फिर किसी कैंडिडेट को अगर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है तो उसमें भी क्यूटी इंटरवल आपको प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। नॉर्मल रेंज इसकी 0.4 से लेकर 0.44 सेकेंड होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है तो आप इस पर्सन को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या अपन किस चीज़ के लिए अपन प्रिपेयर रहें कि वो अपने को करना पड़ेगा प्रोलॉन्ग क्यूटी से कैंडिडेट को सेव करने के लिए। तो आपको याद रखना है प्रोलॉन्ग क्यूटी के ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो है इलेक्टिव सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन का तो नाम सुना होगा आपने, ठीक है, लेकिन सिंक्रोनाइज देते हैं, ठीक है। तो इस अगर किसी भी कैंडिडेट का अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो चुका है तो उसको आप रेडी रखेंगे, किसके लिए रेडी रखेंगे, इलेक्टिव सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। जब आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सिंक्रोनाइज और अनसिंक्रोनाइज जो है कार्डियोवर्जन, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सिंक्रोनाइज किसको कहते हैं और अनसिंक्रोनाइज किसको कहते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट को प्रोलॉन्ग इंटरवल की शिकायत है तो आपको इलेक्टिव सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन के लिए रेडी रखना है। किसको, पेशेंट को याद रखना है आपको। लास्ट बात करते हैं अपन आपके फोर्थ ऑप्शन वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मैं आपको बता देता हूँ। वाइड क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है इसका रेंज जो होता है वो होता है 0.08 से लेके 0.10 सेकेंड। ये इसकी क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मल रेंज है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मल रेंज ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना है, 0.08 से लेके 0.10। अगर बात करें वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में 0.12 सेकेंड से ज़्यादा अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की लेंथ हो रही है तो वो कहलाता है वाइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में और आपको क्या देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंस पी वेव। पी वेव इसमें कभी दिखाई नहीं देती, एब्सेंस पी वेव, ठीक है, एब्सेंस हो जाएगी पी वेव। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा आपको, इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक। इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक, इंट्रावेंट्रिकुलर जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और एब्सेंस हो जाएगी पी वेव। ईसीजी में आपको पी वेव दिखाई ही नहीं देगी, उसको वो कंडीशन क्या कहलाती है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस में देखने को मिलता है। तो पहला ही आंसर आपका है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में आपको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो हो गई आपकी ये। सेकंड चीज़ आपकी ये है, आपको और किस में देखने को मिल सकता है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया और एसवीटी सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया और सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया दोनों ही सिचुएशन में आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमेशा वाइड दिखेगा, यानी 0.12 सेकेंड से ग्रेट दिखेगा, बड़ा दिखेगा, और हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलेगा। हाइपरकैलेमिया, ठीक है, हाइपरकैलेमिया में आपको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा जाएगा, फोर्थ। अब बात करें कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर बड़ा हुआ है तो आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो इसका डीओसी आपको याद रखना है,
डेरोन देते हैं, अमायोडेरोन, ये इसकी क्या है, डीओसी है, अमायोडेरोन, ठीक है, अमायोडेरोन दी जाती है। अगर किसी भी कैंडिडेट को वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, जिसके रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होने का रीज़न क्या है कि इसमें पोटेशियम का लेवल जो है, पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइपर कैलेमिया की सिचुएशन में आपको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, जिसमें पी वेव दिखाई ही नहीं देती है ईसीजी पे, और इंट्रावेंट्रिकुलर क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया देखने को मिलता है और सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अमायोडेरोन, जो इसका डीओसी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, मैं आपको थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनके नॉर्मल रेंज बता देता हूँ, वो काफ़ी बार हिट हो जाती है, ऐसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन उनका पूछ लिया जाता है जब बात ये इन चीज़ों की चली रही है। बाकी तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब आप पढ़ेंगे या एसिड बेस इम्बैलेंस जब आप पढ़ेंगे क्लास में, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, एसिडोसिस कैसे होता है, एल्कलोसिस कैसे होता है, सोडियम का क्या रोल है, पोटेशियम का क्या रोल है, कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है, कौन किसके सिमिलर चलता है, कौन किसके अपोजिट चलेगा, ये सब चीज़ें उनमें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट सोडियम की, Na+, तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके बाद बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम की नॉर्मल रेंज होती है 3.5 से लेके 5.1 MEQ पर लीटर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्लोराइड की, Cl। क्लोराइड की बात करें तो इसकी होती है 97 से 105 MEQ पर लीटर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम की जो रेंज होती है वो होती है 8.5 से लेके 10.2 mg पर DL। इसके बाद बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, तो वो याद रखना है आपको, 1.7 से लेके 2.2 mg पर DL होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं HCO3, सोडियम नहीं है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बायोकार्बोनेट, ठीक है, बायोकार्बोनेट। इसकी रेंज होती है 22 से लेके 30 MEQ पर लीटर, ठीक है। ये आपको कब काम आएगा, ये काम आएगी आपको एसिड बेस इम्बैलेंस जब आप पढ़ेंगे, उसमें ये जो रेंज है ये बहुत काम की चीज़ है, तब आपको याद होनी चाहिए एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस इम्बैलेंस, जब आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ने वाले हो, एल्कलोसिस पढ़ोगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ोगे, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पढ़ोगे, तो वहाँ ये रेंजें आपको बहुत काम आती है। और अब आजकल के होने वाले क्वेश्चंस में जो पेपर्स होते हैं उनमें डायरेक्टली ही ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में अगर ये ना पूछ के कुछ और पूछ लिया जाए, जैसे मान लो सोडियम का रेंज इतना आ रहा है, पोटेशियम का रेंज इतना आ रहा है, उसका रेंज इतना आ रहा है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, तो आप उसको पता कर सकते हो। अगर ये रेंज अगर आपकी कम होती है, इसका मतलब है कैंडिडेट हाइपो में है, और अगर ये रेंज ज़्यादा है, इसका मतलब है कि कैंडिडेट हाइपर है, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इनकी ही वजह से बॉडी में देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक आर यूज antibiotics are used for administered purpose। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं इस क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एंटीबायोटिक्स जो है उनका क्या यूज़ होता है। तो पहला ऑप्शन है टू रिलीव पेन, सेकेंड ऑप्शन है टू रिड्यूस
इन्फेक्शन। थर्ड ऑप्शन है टू रिलीव फीवर। और लास्ट ऑप्शन है टू रिड्यूस इडिमा। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और एंटीबायोटिक का यूज पूछा जा रहा है आपसे कि एंटीबायोटिक्स का जो यूज है वो क्यों किया जाता है, तो ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई है जो आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का कि इसमें क्या आंसर आएगा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो कोई भी कैंडिडेट जो वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ आंसर दीजिए। डोंट नो। एंटीबायोटिक का यूज किस पर्पज़ से लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है। रिलीव पेन है, रिड्यूस इन्फेक्शन है, रिलीव फीवर है, रिड्यूस इडिमा है। पहला ऑप्शन है दर्द को कम करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है इन्फेक्शन को कम करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है बुखार को कम करने के लिए, लास्ट ऑप्शन है इडिमा को कम करने के लिए, स्वेलिंग जिसको बोलते हैं। कोई बात, देखो रिलीव पेन की बात करें तो इसमें आपको दी जाती है एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक क्लास की जो ड्रग्स होती हैं उनका पर्पज़ होता है पेन को रिलीव करना। सेकंड ऑप्शन जो है इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का काम किसका होता है? एंटीबायोटिक्स का होता है। बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है उनको प्रिवेंट करने के लिए या उनको कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें फीवर की, तो फीवर में एंटीपायरेटिक्स यूज होती है। एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स लाइक डेट, एग्जाम्पल की बात करें पैरासीटामोल, ठीक है। एनाल्जेसिक की बात करें तो लाइक डेट ओपोइड्स भी हैं, या फिर आप बात कर सकते हो डाइक्लोफेनिक भी है। ये इस प्रकार की क्या होती है? एनाल्जेसिक होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे इबुप्रोफेन भी होती है, ये भी एनाल्जेसिक में आती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एडिमा को रिड्यूस करने के लिए कौन सी क्लास की ड्रग आती है, तो याद रखना है आपको डाययूरेटिक्स। कौन सी आती हैं? डाययूरेटिक्स। अब डाययूरेटिक्स में बहुत सारी क्लास हैं, लूप डाययूरेटिक्स है, स्पाइरल, ठीक है, और ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स भी हैं, लूप डाययूरेटिक्स भी हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्लास की ड्रग्स हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसका फंक्शन बता देता हूँ कि डाययूरेटिक्स जो है एडिमा को कैसे कम करती है। तो याद रखना है आपको, जो H2O और सोडियम है इसको रिलीज़ करने का काम, रिलीज फ्रॉम किडनी, ठीक है। H2O और जो सोडियम है उसको किडनी से रिलीज़ या फिर आप रिमूव भी बोल सकते हो। कि जैसे मान लो किसी पर्सन में इडिमा हो रहा है तो जाहिर सी बात है इडिमा क्यों होता है? फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से। लोकल स्पेस एरिया में अगर कोई भी अनवांटेड फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो उस एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? इडिमा देखने को मिलेगा। जैसे उसमें रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं फ्लूइड में? जैसे H2 होता है या सोडियम होता है। सोडियम क्या करता है? वाटर का रिटेंशन करता है, इसलिए इडिमा होगा। लेकिन डाययूरेटिक्स क्या करेगी? डाययूरेटिक्स जाके किडनी पे, जैसे लूप डाययूरेटिक्स है तो वो लूप पे, जो हैंडले ऑफ लूप है वहाँ पे जाके क्या करती है? इफेक्ट करती है। वहाँ से सोडियम और जो H2O है उन दोनों का वहाँ से क्या कर देती है? एक्सक्रिएशन कर देती है। जैसे ही किडनी से जो वाटर और सोडियम है ये दोनों बाहर निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी में फ्लूइड का क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इडिमा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा।
इस प्रकार से इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन या फिर टू रिड्यूस इन्फेक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है साइन ऑफ रिस्टोर, साइन ऑफ रिस्टोर, साइन ऑफ रिस्टोर वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन, साइन ऑफ रिस्टोर वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन आफ्टर CPR, after CPR include all of following except। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा गया है किससे? CPR पे। CPR, ठीक है। CPR का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, रिसस्टिटेशन, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन अगर आप कर चुके हैं तो उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपने किसी का भी CPR किया है उसके बाद होने वाले वेंटिलेशन और सर्कुलेशन का जो रिस्टोर है उसका क्या साइन है। यानी CPR अगर किसी बंदे को आपने दिया है तो अगर उसकी बॉडी CPR लेने के बाद अगर नॉर्मल हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका वेंटिलेशन और उसका सर्कुलेशन क्या हो रहा है? प्रॉपर हो रहा है। तो उसका साइन क्या है? 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक जो है वो उसका साइन नहीं है और बाकी सब उसके साइन हैं। तो पहला है इम्प्रूव कलर, अगर उसकी बॉडी का कलर क्या होता है? इम्प्रूव होता है, तो ये साइन है। रिटर्न ऑफ स्ट्रोंगर पल्स, अगर उसका बीट या हार्ट बीट स्ट्रोंगर हो रहा है तो क्या ये उसका साइन है। इसके बाद है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, क्या ये उसका साइन है। और लास्ट ऑप्शन है रिटर्न ऑफ सिस्टेमेटिक ब्लड प्रेशर, क्या ये उसका साइन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे साइन नहीं पूछा गया है, आपसे साइन ही पूछा गया है लेकिन एक्सेप्ट दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। साइन ऑफ रिस्टोर वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन आफ्टर CPR इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर आपके आंसर हो जाते इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट दिया है, इसका मतलब 3 तो क्या है? साइन है जो CPR देने के बाद देखने को मिलेंगे, और एक ऐसा है जो CPR देने के बाद आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, यानी वो CPR के वेंटिलेशन और सर्कुलेशन से रिलेटेड नहीं है, वो आपको यहाँ से अलग करना है। तो देखिए पहले बात करते हैं अपन थोड़ा बहुत CPR के बारे में कि CPR क्या है, तब आप जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं कि CPR क्या होती है, ठीक है। तो CPR में जो पहले मेथड यूज होती थी, इसी से देखो क्वेश्चन यहीं पे निकलते आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म क्या है। पहले इसकी जो मेथड थी वो थी ABC बेस्ड थी। A से मतलब होता है एयरवे, B से मतलब होता है ब्रीथिंग, और C से मतलब होता है सर्कुलेशन। ये पहले था, ठीक है, प्रीवियस मेथड। अब जो न्यूली है वो है CAB, यानी पहले आएगा सर्कुलेशन, सॉरी सर्कुलेशन नहीं है, कंप्रेशन है, एयरवे ब्रीथिंग कंप्रेशन।
अब आ गया है पहले कंप्रेशन, फिर है एयरवे, फिर है ब्रीथिंग। इस प्रकार से अब इसकी मेथड CAB बेस पे हो गई है। अब बात करते हैं CPR की। तो देखो CPR में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर आप CPR दे रहे हैं तो कैंडिडेट पहले क्या होता है, जैसे मान लो CPR देने से पहले अगर कैंडिडेट क्या है, अनकॉन्शियस है या फिर ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन हो या फिर हार्ट बीट का जो कंडक्शन है या हार्ट बीट है वो मतलब डिसअपेयर हो गई है या फिर कुछ समय के लिए वो बंदा अनकॉन्शियस हो गया है, तो वहाँ आपको इसमें देखने को मिल सकता है साइनोसिस। लेकिन CPR देने के बाद अगर साइनोसिस क्या हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें इम्प्रूव होगा, कलर उसका क्या हो जाएगा, इम्प्रूव होगा। सेकंड बात करें कि CPR देने से पहले कैंडिडेट की पल्स जो है वो या तो वीक होती है या फिर फेबाइल होती है, जो पता करते हैं अपन। और अगर CPR देने के बाद अगर उसकी वीक या फेबाइल पल्स कैसी हो गई, स्ट्रॉन्गर हो गई, तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। सेकंड थर्ड बात करें रिटर्न ऑफ सिस्टमिक BP, जाहिर सी बात है अगर उसका ब्लड प्रेशर अगर सिस्टमेटिक हो गया है, पहले उसका सिस्टमेटिक नहीं था, गिर रहा था यानी फॉल डाउन था, लेकिन अब क्या हो गई, सिस्टमेटिक हो गई। इसका मतलब ये भी CPR के बाद में होने के चांसेस हैं। लेकिन CPR देने के बाद बॉडी का टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ता है, ये आपको याद रखने का है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का आंसर क्या जाएगा, C जाएगा। ठीक है, CPR में देने के बाद रिस्टोर वेंटिलेशन और सर्कुलेशन का जो साइन है उसमें बॉडी टेम्परेचर नहीं आएगा। अब बात करते हैं अपन CPR की। CPR से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े बहुत यहाँ पे CPR से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे बात करें CPR की, तो CPR की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट की। रेशो के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। CPR के रेशो नर्सिंग कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो CPR की बात करें तो पहला है एडल्ट, सेकंड है चाइल्ड और थर्ड है इन्फेंट। तीनों ही फॉर्म में आपको याद रखने हैं, तीनों ही फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी भी गई। एडल्ट की बात करें तो अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, अगर CPR देने वाला बंदा सिंगल है तो 30 होंगे कंप्रेशन और 2 होंगे ब्रीथिंग, ठीक है। 30 होंगे कंप्रेशन और 2 होंगे ब्रीथिंग। इसके बाद अगर डबल रेस्क्यूअर हैं, 2 बंदे हैं CPR देने वाले, तो भी 30 कंप्रेशन होंगे और 2 क्या होंगी, ब्रीथिंग होगी। 30:2 ही रहेगा, चाहे सिंगल रेस्क्यूअर हो चाहे डबल रेस्क्यूअर हो। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में भी अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो रेशो रहेगा 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। अगर बात करें डबल रेस्क्यूअर है तो रेशो हो जाएगा 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ, ठीक है। 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। आपको याद रखना है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, कंप्रेशन कितने देने होते हैं। तो याद रखना है CPR में 1 मिनट में कितने कंप्रेशन देते हैं, 100 से 120 कंप्रेशन दिए जाते हैं। CPR में कंप्रेशन कितने देने होते हैं, तो आपको याद रखना है 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन दिए जाते हैं। कहाँ पे दिए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है आपको कहाँ दिए जाते हैं, बिलो द स्टेनम, ठीक है, स्टेनम के बिलो में दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डेप्थ होती है, CPR कंप्रेशन देने की जो डेप्थ होती है, जैसे इस तरह से डेप्थ होती है, अपन कितना प्रेस करते हैं, तो याद रखना है डेप्थ की बात करें तो इसमें होती हैं 2.5 इंच भी बोल सकते हो या फिर 5 सेंटीमीटर। एडल्ट की जो डेप्थ होती है, चेस्ट डेप्थ होती है जिसको अपन प्रेस करते हैं,
तो 5 सेंटीमीटर तक आप प्रेस कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं प्रेस करना है वरना रिब्स क्या हो जाएंगी, फ्रैक्चर हो जाएंगी। ठीक है। और चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में कितनी होती है, चाइल्ड की होती है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चाइल्ड में कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर। और इन्फेंट का जो रेशियोर होता है वो होता है 3 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ होता है, 3-2 होता है, 3 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ होता है। अब बात करते हैं यहाँ से और क्या क्वेश्चंस आपको निकल के आ सकते हैं। तो एक चीज़ और है, CPR जब भी अपन देते हैं उससे पहले पल्स का क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, पल्स मॉनिटर की जाती है। इससे क्वेश्चन भी आया हो कि पल्स मॉनिटर कितने समय तक की जाती है, तो आपको याद रखना है ओनली 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड की जाती है CPR में। और वो भी CPR में कहाँ की जाती है 10 सेकेंड, तो आपको याद रखना है। जैसे एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो पल्स यूज़ की जाती है वो होती है कैरोटिड, ये वाली जो पल्स है ये यूज़ की जाती है CPR में एडल्ट में, और इसकी जो टाइमिंग रहती है वो होती है 10 सेकेंड। बात करें चाइल्ड की तो चाइल्ड में कौन सी यूज़ होती है, फीमोरल। ठीक है, यही टाइम ड्यूरेशन है। इन्फेंट की बात करें तो यहाँ यूज होगी ब्रेकियल, इसको 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। वैसे CPR का नॉर्मल ड्यूरेशन पल्स चेक करने का सिर्फ 10 सेकेंड ही होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है। लेकिन इन्फेंट में आप ब्रेकियल यूज करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि एडल्ट में कौन सी पल्स यूज करते हैं, कैरोटिड, चाइल्ड में कौन करते हैं, फेमोरल, और इन्फेंट में कौन सी करते हैं, ब्रेकियल करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल मैंने आपको थोड़ा बहुत CPR के बारे में बता दिया है। बाकी CPR जब अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग करेंगे तो उसमें CPR का और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो उसमें बताई गई है। जैसे BLS क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, ठीक है, उसमें कार्डियो वर्जन का भी पॉइंट है, और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो BLS को रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दिया है। तो CPR से जो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं ज़्यादातर, जो काफ़ी बार छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन गलत हो जाते हैं, पता ही नहीं होता है कि कौन सी रेशो क्या होता है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं बहुत बार। तो आपको याद रखना है एडल्ट हो, एडल्ट में दोनों रेस्क्यूअर अगर हैं, सिंगल हो चाहे डबल हो, रेशो हमेशा 32 ही रहेगा, 30 कंप्रेशन रहेंगे और 2 रहेंगी ब्रीथ। और चाइल्ड की बात करें तो अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तब तो सेम रहेगा एडल्ट की तरह, और अगर डबल रेस्क्यूअर है तो जाहिर सी बात है 15 हो जाएंगे कंप्रेशन और 2 हो जाएंगे ब्रीथ। ठीक है, है ना। और डेप्थ पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो डेप्थ मैंने आपको बता दिया। एडल्ट में हमेशा डेप्थ होती है 2.5 इंच या 5 सेंटीमीटर, जबकि इन्फेंट और चाइल्ड में कितनी होती है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तक डेप्थ होना चाहिए चाइल्ड हो, अगर ज़्यादा रह जाएगा तो क्या हो जाएंगी, रिब्स फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन बहुत स्पीड से दिए जाते हैं। 1 मिनट में आपको 100 से 120, यानी सोच के देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 100 से 120 कंप्रेशन आपको देने हैं, तो किस तरह से आप देंगे। तो ये क्या है, रिपीट होते रहते हैं फिर स्टेप्स। जैसे आपने CPR दिया, उसके बाद पूरा हो गया आपका स्पेल, चेक किया पल्स नहीं है, फिर दोबारा स्पेल चालू करें, इस तरह से CPR दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अनदर नेम ऑफ वूपिंग कफ। क्वेश्चन आपका ये है, वूपिंग कफ का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो वूपिंग कफ का दूसरा नाम क्या है, तो पहला ऑप्शन है आपका
बैगोसिस। सेकंड ऑप्शन है आपका टाइफॉइड फीवर। थर्ड ऑप्शन है आपका पर्टूसिस। और लास्ट ऑप्शन है आपका विलियम्स ट्यूमर। ये आपके ऑप्शन हैं। तो आपको बताना है कि जो वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ जो है उसका दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, बैगोसिस मैंने आपको बता दिया था। बैगोसिस किसकी वजह से होता है? शुगर केन डस्ट की वजह से होता है, ठीक है। टाइफॉइड जो है वो एंटेरिक फीवर है। साल्मोनेला टाइफी इसका कारण होता है, ठीक है, और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। बात करें पर्टूसिस की, तो पर्टूसिस को ही क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ बोलते हैं। वूपिंग कफ किसको बोलते हैं? पर्टूसिस को ही बोलते हैं। इसको 100 डे कफ भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पर्टूसिस का ही दूसरा नाम क्या है? 100 डे कफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये इस नाम से, 100 डे कफ के नाम से? तो आपको याद रखना है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो है कफ का वो कैसा होता है? लॉन्गर होता है। लॉन्गर ड्यूरेशन होने की वजह से इसका नाम 100 डे कफ पड़ा, ठीक है। पर्टूसिस, इसी को क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन पर्टूसिस में जो इसका कारण क्या है, इसका ड्रॉपलेट क्या है। तो पर्टूसिस जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन है? बॉर्डीटेला पर्टूसिस। बॉर्डीटेला पर्टूसिस वो क्या है? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। सेकंड बात करें इसके रूट की, ट्रांसमिशंस रूट कौन सा होता है इसका? तो याद रखना है आपको, ड्रॉपलेट्स, यानी ये ड्रॉपलेट्स की वजह से स्प्रेड होता है। यानी इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? ड्रॉपलेट, यानी एयर के थ्रू ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। अब बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? पहली चीज़ तो ये, तो इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहेंगे? अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन होने के बाद उसका जो पहला साइन उसकी बॉडी में शो होगा उसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ है तब से लेके और उसके बॉडी में जो पहला साइन इंडिकेट हुआ है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। और पर्टूसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 7 डेज से लेके 14 डेज तक, ठीक है। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। बात करें इसके आइसोलेशन की, पर्टूसिस अगर किसी को हुआ है तो आइसोलेशन पीरियड इसका कितना होगा? क्वारंटाइन जिसको बोलते हैं, तो याद रखना है 1 वीक प्रायर ऑनसेट एंड 1 वीक आफ्टर, ठीक है। 1 वीक प्रायर ऑनसेट और आफ्टर 1 वीक प्रायर 1 week prior and 1 week after onset of symptoms. onset of symptoms ये आपको याद रखना है। तो पर्टूसिस जो है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉर्डीटेला पर्टूसिस है, ठीक है। और इसके अलावा रूट की बात करें तो ड्रॉपलेट्स है। इंक्यूबेशन की बात करें तो 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बता दिया है कि इन्फेक्शन होने, किसी भी व्यक्ति में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन होने से लेकर उसकी बॉडी में वो जो इन्फेक्शन है उसका कोई भी साइन या सिम्टम्स अगर उसकी बॉडी में शो होने लगा है तो वो ड्यूरेशन जो होती है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाती है। और आइसोलेशन पीरियड होता है वो होता है
जिसमें अपन उसको क्वारंटाइन रखेंगे, तो 1 वीक पहले रखेंगे और 1 वीक बाद तक रखेंगे, सिम्टम्स होने के बाद तक रखेंगे। अब बात करते हैं इसमें कि जो वूपिंग कफ होता है इसमें कितनी स्टेज होती हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये और बता देता हूँ, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है पर्टूसिस पे, कि पर्टूसिस का जो पैथोफिजियोलॉजी होता है, तो पर्टूसिस का जो स्टेजेज हैं वो कितनी स्टेजेज होती हैं, तो आपको याद रखना है पर्टूसिस में कितनी स्टेजेज होती हैं, 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट होती है कैटेरल, ठीक है, कैटेरल ये होती है पहली स्टेज। सेकंड स्टेज होती है इसकी पैरोक्सिमल, ये होती है पहली स्टेज, सेकंड होती है पैरोक्सिमल, ठीक है। एंड लास्ट स्टेज होती है इसकी कन्वाल्सेंस। ऐसी 3 स्टेज से होके पर्टूसिस क्या होता है, कंप्लीट पूरा होता है। इसके बाद बात करते हैं कि इनके ड्यूरेशन की बात करें कि भाई कैटेरल कितना टाइम का होता है और पैरोक्सिमल कितने टाइम के लिए होता है और आपका कन्वाल्सेंस कितने वीक का होता है, ठीक है। तो कैटेरल की बात करें तो स्टार्टिंग में 1 से 2 वीक के बीच में होगा। फिर बात करें पैरोक्सिमल की 2 से 6 वीक के बीच में होगा। और कन्वाल्सेंस जो है, कन्वाल्सेंस को कौन सी स्टेज बोलते हैं, रिकवरिंग स्टेज बोलते हैं, याद रखना है। कन्वाल्सेंस जो स्टेज होती है वो हमेशा डिक्लाइन स्टेज होती है या रिकवरिंग स्टेज होती है। ये होती है 2 से 4 वीक का जो ड्यूरेशन होता है वो कन्वाल्सेंट स्टेज का होता है, ठीक है। इस तरह से 3 स्टेज आपके पर्टूसिस में देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि पर्टूसिस का कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, देखने को आपको इसमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है पर्टूसिस का जो कॉम्प्लिकेशन है वो पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, पर्टूसिस में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो जाहिर सी बात आपको पता है ये रेस्पिरेटरी को इफेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ब्रोंको न्यूमोनिया, ब्रोंको न्यूमोनिया ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, पर्टूसिस का। इसके अलावा बात करें वूफिंग कफ, तो वूफिंग कफ के बारे में अगर आपसे पूछ लें कि वूफिंग कफ जो होता है उसका क्लास मतलब साइन किस तरह से होता है, वूफिंग कफ किसको बोलते हैं अपन, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो इंस्पायरेटरी साउंड होता है वो कैसा होता है, वूपिंग कफ जो है, ठीक है, वूपिंग कफ जो है, ये बोर्ड से मैं इसलिए हट जाता हूँ ताकि जैसे हम मूवमेंट करते हैं यहाँ पे तो बोर्ड पे क्या है ब्लरिंग हो जाती है, इस वजह से लिखने के बाद थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली ये दिखाई दे सके। वूपिंग कफ जो होता है, ठीक है, तो वूपिंग कफ क्या होता है, हाई पिच इंस्पायरेटरी साउंड आफ्टर कफिंग, उसको बोलते हैं वूपिंग कफ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट मीन्स ऑफ वूपिंग कफ, तो वूपिंग कफ में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि वूपिंग कफ किसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हाई पिच इंस्पायरेटरी साउंड होता है, सांस लेते समय जो हाई पिच साउंड आएगा, कब आएगा, जैसे खांसी हो गई उसके बाद, खांसने के बाद अगर श्वास ले रहे हैं तो उसमें आपको हाई पिच जैसा साउंड सुनाई देगा, उसको कहते हैं वूपिंग कफ। तो इस प्रकार से पर्टूसिस आपका क्या होता है, मतलब पूरा कैटेगरी आपका पर्टूसिस का यहाँ पे मैंने पूरा खोल दिया है, कुछ भी इससे बाहर आपके पर्टूसिस में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट इसका पर्टूसिस का रहेगा। तो आपको मैंने बताया बोर्डिटेला पर्टूसिस यानी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो दवाइयाँ चलेंगी यानी ट्रीटमेंट जो है DOC जो होगा वो इसका कैसा होगा, एंटीबायोटिक लेवल पे होगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो मैं आपको DOC बता रहा हूँ, 1 मंथ के बच्चे से लेके एडल्ट तक का अगर क्लाइंट है तो इसकी जो DOC होगी वो होगी इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर 1 मंथ से एज क्या है कम है तो DOC होगा एजिथ्रोमाइसिन, पर्टूसिस का एजिथ्रोमाइसिन। अगर 1 मंथ से और एज एडल्ट में जा रही है, 1 मंथ का बच्चा है या फिर एडल्ट एज का क्लाइंट है
कोई भी हो, 1 मंथ से अगर बड़ा कोई भी हो, तो उसका पर्ट्यूसिस में डीओसी की रोल प्ले कौन करेगा? इरिथ्रोमाइसिन। और अगर 1 मंथ से कम का बच्चा है तो जाहिर सी बात है क्या रोल प्ले करेगा? एजिथ्रोमाइसिन। तो इस प्रकार से आपका पर्ट्यूसिस पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया गया है? सोल्व कर दिया गया है। तो क्वेश्चन का तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि वूपिंग कफ किसको कहते हैं? पर्ट्यूसिस को कहते हैं, जिसे 100 डे कफ भी बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आपके लास्ट ऑप्शन की कि विलियम्स ट्यूमर क्या होता है, या विलियम्स ट्यूमर जो डिजीज़ है वो किसको कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है और पीडिया का इशू है, बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो विलियम्स ट्यूमर की बात करें तो ध्यान रखना है, विलियम्स ट्यूमर का दूसरा नाम क्या है? नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है। ये क्या है? नेफ्रोब्लास्टोमा क्या है? रीनल कैंसर है। रीनल कैंसर है किसका? बच्चों का, इन किड्स। और किड्स में अगर रीनल कैंसर है, इसका मतलब है कि उसको क्या हो गया है? बच्चों को नेफ्रोब्लास्टोमा हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर रिलेटेड टू किडनी इन चाइल्ड, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? नेफ्रोब्लास्टोमा रहेगा। क्यों रहेगा? मोस्ट कॉमन इसकी जो एज होती है होने की वो होती है 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें ही नेफ्रोब्लास्टोमा देखने को ज़्यादातर मिलता है। ठीक है, एवरेज एज होती है। ठीक है, इसके होने का कारण पूछा जाए, कॉज क्या है, तो याद रखना है ये जीन जो होते हैं, हेरिडिट प्रॉब्लम है। जीन जो होते हैं नॉर्मली उनके म्यूटेशन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों में। जीन म्यूटेशन इसका क्या होता है? कारण होता है। ठीक है, बाकी आगे अपन जब रीनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरीके से समझाया जाएगा कि विलियम्स ट्यूमर जो है वो क्या होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद बात करें इसके साइन और सिम्टम्स की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्लासिकल साइन होता है क्या? एब्डोमिनल मास, यानी जैसे ही उस कैंडिडेट के एब्डोमिनल एरिया को पाल्पेट किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एब्डोमिनल मास देखने को मिलता है। ठीक है, और ये मास कैसा होता है? पेनलेस होता है। ये भी आपको याद रखना है, पेनलेस होगा। ठीक है, एब्डोमिनल मास और जो कैसा होता है? पेनलेस होता है। ठीक है, और एब्डोमिनल जो मास है वो कहाँ देखने को मिलेगा? ओनली वन साइड, दोनों साइड नहीं देखने को मिलेगा। ओनली कहाँ देखने को मिलेगा? वन साइड देखने को मिलेगा एब्डोमिनल रीजन में। और कैसा होता है? पेनलेस होता है। ठीक है, इसके बाद क्या देखने को मिल सकता है? हिमेचूरिया देखने को मिल सकता है। हिमेचूरिया देखने को मिल सकता है। हिमेचूरिया का मतलब क्या हो गया? ब्लड इन यूरिन। हीम, देखो हीम का मतलब क्या हो गया? ब्लड, चूरिया आया है यूरिन से, तो ब्लड इन यूरिन, उसको क्या बोलते हैं? हिमेचूरिया। तो इन बच्चों में जो विलियम्स ट्यूमर के बच्चे होते हैं उनके यूरिन में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? जो लार्ज वेन्स सीन इन ओवर एब्डोमेन, जो लार्जर वेन है वो आपको इस बच्चे के लार्ज और स्वलोहन यानी स्वेलिंग वाली वेन्स आपको ओवर एब्डोमेन दिखाई देंगी। और मान लो या फिर अक्रॉस, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि विलियम्स ट्यूमर जिन बच्चों को होता है उनके एब्डोमिनल रीजन पे जो वेन्स होती है, लार्जर जो वेन होती है वो कैसी दिखाई देती हैं? स्वलो दिखाई देती हैं। ठीक है, सूजी हुई दिखाई देती है।
और एब्डोमिनल मास होता है जो वन साइड में देखने को मिलेगा, पेनलेस होता है और हिमेचूरिया होता है। अब सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है, क्या बनता है? तो विलियम्स ट्यूमर पे हमेशा आपको याद रखना है, नर्सिंग प्रायोरिटी पे एक क्वेश्चन हमेशा से बनता आया है और बहुत बार पूछा भी गया है कि अगर मान के चलो कि कोई बच्चा है वो वार्ड में एडमिट है या आईसीयू में एडमिट है या कहाँ भी एडमिट है, अगर वो विलियम्स ट्यूमर का बच्चा है और उसको एब्डोमिनल मास है तो उसके बेड साइड में क्या रखा जाता है या क्या लगाया जाता है, ये आपको बताना है। और ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि विलियम्स ट्यूमर के बच्चे, अगर ये विलियम्स ट्यूमर का पेशेंट है तो नर्सिंग प्रायोरिटी में वो जहाँ एडमिट है उसके बेड साइड क्या चीज़ रखी जाती है जो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है। कल आपकी क्लास में फिर से मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अगर थोड़ा बहुत इंटरप्शन अगर क्लास में आता है तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि जहाँ से ये क्लास मतलब शूट हो रही है या फिर जहाँ से ये क्लास इस प्लेटफॉर्म का हम रन कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इशू है नहीं, लेकिन कभी कभी नेटवर्क और वॉइस का इशू आपको भी पता है कि हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो हमारा पूरी कोशिश रहती है हमारी कि उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करें, और हमारी पूरी कोशिश ये भी है कि हम जैसे जैसे नए जो क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं, या फिर खासकर हमारी तो बिल्कुल ऐसी मतलब हमेशा से ऐसी ही तैयारी रहेगी या हम ऐसी ही प्रिपरेशन करवाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो उसके हर ऑप्शन आपको विथ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन ही नहीं उसके ऑप्शन भी अगर आपके फ्यूचर एग्ज़ाम्स में आ जाए तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। और इस तरह से ही कंटिन्यूस आप तैयारी करते रहिए। और वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस पेज पे मैं आपका स्वागत हमेशा करता रहूँगा, लेकिन बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे और इस चैनल को, वाइटल नर्सिंग एकेडमी को, आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और रहेगा। और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं या नोटिफिकेशन हैं उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि और भी जो नीडी पर्सन्स हैं या नीडी जो कैंडिडेट्स हैं जो मतलब तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या कंपटीशंस की बहुत सी इश्यूज़ होते हैं पुअर लाइन कैंडिडेट्स, क्योंकि तो उन कैंडिडेट्स के लिए मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस चैनल से जुड़े और घर बैठ के आप आराम से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हर दिन हर क्लास आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके ही आएगी, और कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन आप भी ज़रूर नर्सिंग ऑफिसर बन ही जाएंगे, मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।